नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए हमारे चैनल द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है, उसी के अंतर्गत आज का ये अगला टेस्ट हिंदी से संबंधित है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, अभी थोड़ा प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों की प्रश्नों की संख्या को ज़्यादा देने के साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो भी दिन में 1 से 2 या 3 प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल ज़्यादा देर फालतू की बातें न करते हुए हम लोग सीधे टेस्ट पे आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? देखिए, मैं आप लोगों को 4 से 5 सेकंड का हर प्रश्न में टाइम दूंगा और मैं जब तक बोलता हूं तब तक आप लोग अपने दिमाग में सोच के रखिए, क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे, आप लोग अपने मन से प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो इससे आप लोगों को ज़्यादा तैयार होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पश्च स्वर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आ एक पश्च स्वर का उदाहरण है। पश्च स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण हमारे मुंह के पिछले हिस्से से होता है। ठीक है, उसको पश्च स्वर कहा जाता है। तो इसमें बड़ा आ हो गया और उसके बाद फिर छोटा आ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सब क्या है? ये सब पश्च स्वर के उदाहरण हैं। अगला है, निम्न में कौन अघोष व्यंजन का उदाहरण है? हम लोग जानते हैं कि अघोष व्यंजन जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, उसी को हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि चा वर्ग में पहला वर्ण ही चा है, तो यही हो गया इसका उदाहरण है। तो इसमें चा जो है ये अघोष व्यंजन का उदाहरण है। बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों सघोष हैं। अगला है, चाकू निम्न में से कौन सा शब्द है? चाकू निम्न में से कौन सा शब्द है? चाकू, देखिए, चाकू तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी इसमें सही है। फिर अगला प्रश्न है, नवोढ़ा में कौन सी संधि है? ये प्रश्न आप लोग बताइए, सोच के, 5 सेकंड का टाइम है। नवोढ़ा में कौन सी संधि होगी? तो देखिए, नवोढ़ा का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नव धन ऊढ़ा। नव धन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। तो यहाँ पर आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। तो ये किस संधि का नियम है? ये संधि का नियम है गुण संधि का। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर गुण संधि होगी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें कौन सा अलंकार है? आप लोगों को सोच कर बताना है। जल्दी बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसमें विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, इसमें विरोधाभास अलंकार है। फिर अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है? सोच के बताइए। चारों वाक्य आपके सामने है। 5 सेकंड का टाइम, जैसा भी मैंने कहा है कि 5 सेकंड का टाइम आपको हर प्रश्न पे मिलेगा और आप लोग सोच कर बताएंगे कि इसमें से कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीमारी के कारण राम नहीं आएगा। ये एक सरल वाक्य है। जबकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी सूरज उगा और कुहासा फट गया, सूर्य उदित होते ही अंधेरा समाप्त हुआ, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और ऑप्शन डी, जब संकट आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला है, अनभिज्ञ में कौन सा समास है? अनभिज्ञ में कौन सा समास है? अनभिज्ञ में नई समास होगा। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि नई समास की परिभाषा ही है कि जिस समास में पूर्व पद निषेधात्मक सूचक, निषेध सूचक या निषेधात्मक शब्द प्रकट करता हो, वहां पर नई समास होता है। निषेधात्मक शब्द का मतलब आ, अन, ना, ये सब क्या है? ये सब निषेधात्मक शब्द हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अन जो है ये निषेधात्मक शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? नई समास। नई समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है। अगला है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, इसके लिए एक शब्द होगा कानीन। ऑप्शन बी सही होगा, इसमें कानीन। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में आता रहता है और इसको तो सब लोग, आप में से सब लोग ही जानते होंगे कि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए स्पेशल है। इसमें सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, कवियत्री, यही शुद्ध है। जबकि हम लोग कवियत्री कहते हैं, जो कि हम लोग गलत कहते हैं। उसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? कवियत्री। अगला, इसमें आपको रस बताना है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है?
अस्थाई भाव श्रृंगार रस का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। चलिए अगला है 3-13 करना। इस मुहावरे का सही अर्थ है 3-13 करना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, बिखेर कर रख देना, या कहीं कहीं मिलेगा तितर बितर कर देना। ये 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यायवाची में सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों में से एक है ये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द केसरी होता है। देखिए मृगेंद्र शेर को कहते हैं, शेर। इसके अन्य पर्यायवाची हैं शेर, पुंडरीक, हरि, व्याघ्र, मृगेंद्र, केसरी। ये सब क्या है? ये सब सिंह, ये सब शेर के ही पर्यायवाची हैं। अगला है सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। रेखांकित वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर रेखांकित वाक्य है और, आपको बताना है और में कौन सा अव्यय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए और जो है ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, समुच्च कर रहा है, मानव जोड़ रहा है। तो यहाँ पर और क्या है? समुच्च बोधक अव्यय है। अगला है माँ बच्चे को मिठाई देती है। वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें देखिए कौन सी विभक्ति लगी है? को। तो को विभक्ति कौन से कारक का चिन्ह है? तो ये है संप्रदान कारक का। को और के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला है निम्न में किस वाक्य में क्रिया तात्कालिक वर्तमान काल में है? ये भी प्रश्न अच्छा है। निम्न में किस वाक्य में क्रिया तात्कालिक वर्तमान काल में है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वह पढ़ रहा है। इसमें जो क्रिया हो रही है वो तत्काल हो रही है, तात्कालिक वर्तमान काल में हो रही है। जबकि बाकी तीनों ऑप्शन पर गौर करिए। ऑप्शन ए है वह पढ़ता है, यहाँ पर क्रिया जो है ये सामान्य वर्तमान काल में है। जबकि वह पढ़ चुका है, इसमें है पूर्ण वर्तमान काल में। और जबकि जो डी वाला ऑप्शन है वह पढ़ता होगा, इसमें क्रिया जो है ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये वाच्य के 3 प्रकार हैं। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, वैसे हिंदी में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है? चारों में से आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें कपट है, ऑप्शन ए सही है। जबकि सुंदरता, मूर्खता और निद्रा ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज होते होंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने में। तो उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि आप लोग अगर कोई शब्द पूछ रहा है प्रश्न एग्जाम हॉल में, अगर कोई भी आपको पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आप जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को अपने साधारण वाक्य में परिवर्तित करिए, साधारण वाक्य में उसको बदलिए और एक वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाने पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे यहाँ पर सुंदरता लिखा है, तो सुंदरता को अगर आप बताएंगे सुंदरता होती है, सुंदरता होती है हमेशा, कोई ये नहीं कहता सुंदरता होता है। ठीक है, तो सुंदरता होती है अर्थ क्या हुआ? सुंदरता क्या है? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही आप लोग सबका बनाएंगे और ऐसे ये सबसे सरल विधि है पुल्लिंग स्त्रीलिंग की। बाकी कोई याद नहीं कर सकता क्योंकि शब्दों की संख्या असंख्य है, असीमित है। अगला है महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव में कौन सी संधि है? देखिए महोत्सव में गुण संधि होगी, ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महाधन उत्सव। यही यहाँ पर भी वही गुण संधि वाला नियम लगेगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न में किसमें स्वर संधि है? आप लोगों के लिए 5 सेकंड का टाइम है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इसमें किसमें स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पावन। पावन का संधि विच्छेद होगा पोधन अन बराबर पावन। तो यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है? स्वर में अयादि संधि है। अयादि स्वर संधि का ये उदाहरण है पावन। और बाकी तीनों पर हम लोग गौर करें तो तीनों में देखिए निराशा, निराशा का संधि विच्छेद होगा निधन आशा। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई। उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत्धन लास। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर व्यंजन संधि है। और निर्धन का संधि विच्छेद होगा निधन धन, यानी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है, चलिए अगला है युद्ध करने की प्रबल इच्छा।
इसके लिए एक शब्द होगा युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इसके लिए एक शब्द होगा युयुत्सा। ऑप्शन सी सही होगा, युयुत्सा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताइए कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रज्वलित। ये सही वर्तनी में लिखा गया है, मतलब शुद्ध शब्द है, जबकि ये तीनों क्या है, ये गलत शब्द हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टेस्ट हो गया, और आगे के टेस्ट में आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न, ज़्यादा अच्छे प्रश्न, इससे भी अच्छे प्रश्न मैं लाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस हमारे चैनल अमन स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।